नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमेरिकन राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के विषय पर चर्चा करेंगे। और हम ये जानते हैं कि अमेरिका विश्व का नेतृत्व कर रहा है और जब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरे विश्व में एक उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि विश्व का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, उसका जो सबसे शक्तिशाली नेतृत्व करता है, जो लीडर है, उसका चुनाव कैसे होता है। सबकी उसके प्रति एक उत्सुकता होती है। वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न भी होता है कि यहाँ पर उसका चुनाव कैसे होता है, और उसमें कुछ ऐसी ख़ास विशेषताएं भी है जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि मतदाता के जो वोट होते हैं उनको पॉपुलर वोट कहा जाता है कि पॉपुलर वोट किसी राष्ट्रपति के पक्ष में होते हुए भी वह राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे लोगों की उत्सुकता इस पद के प्रति और इस प्रक्रिया के प्रति, इसके निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रति ज़्यादा होता है। देखिए, अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं और इसका जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति का जो साल चुनाव का होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण इलेक्शन ईयर के नाम से जाना जाता है। यानी वो एक पूरा का पूरा वर्ष ही इलेक्शन ईयर होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। तो हर चौथे वर्ष एक इलेक्शन ईयर वहाँ पर आता है और पूरे साल भर अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव और अमेरिकन राष्ट्रपति के पद का जो उम्मीदवार होता है उसके ऊपर फोकस होता है। यहाँ जो मैकेनिज़्म है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यानी अमेरिका का जो मतदाता है वो पहले एक इलेक्टर को सेलेक्ट करता है, वो इलेक्टर के पक्ष में वोट देता है और वो जो इलेक्टर है वो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। इस प्रकार वहाँ पर जो निर्वाचन प्रणाली है वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है और वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम वहाँ पर है। एक वहाँ पर रिपब्लिकन है और दूसरी वहाँ पर डेमोक्रेट है। तो यह भी इस इलेक्शन के संदर्भ में हमें जानना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता की अगर हम चर्चा करते हैं तो योग्यता में वह अमेरिका का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और इसके अलावा लगातार वहाँ 14 वर्ष से अमेरिका में निवास कर रहा हो। ये अमेरिकन राष्ट्रपति की पद की योग्यता होती है और यहाँ उसका टेन्योर, उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। यह 1951 में एक अमेरिका के संविधान में संशोधन होता है और उसमें इसके 2 कार्यकाल की लिमिट की गई है। यानी देखिए, इस 1951 के संशोधन के पहले वहाँ पर कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने टेन्योर 4-4 बार पूरे किए हैं। इस प्रकार ये भी वहाँ के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और उसकी कुछ एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम जो हमारा जो आज की चर्चा का जो विषय है, अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को हम 5 स्टेज में समझ सकते हैं। इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस है उनमें सबसे पहला है प्राइमरीज और कॉकस, दूसरे नंबर पर है नेशनल कन्वेंशंस, तीसरी जो स्टेज है वो है जनरल इलेक्शन और चौथी स्टेज है इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, और 5वें स्टेज पर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और पद धारण कर कार्य करना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेज है उस पर हम चर्चा करते हैं, उसको हम प्राइमरीज या कॉकस के नाम से जानते हैं कि क्योंकि वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है और वहाँ की एक हेल्दी परंपरा है कि जो उम्मीदवार तय होता है वो उम्मीदवार पॉपुलर होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए
और उसको उस पार्टी के लोग पसंद करते हो। यानी देखिए वहाँ पर अगर महत्वपूर्ण बात यह है तो जो दो पार्टी है वहाँ पर, उन दोनों पार्टी द्वारा अपना एक ऐसा उम्मीदवार वो लेके आते हैं राष्ट्रपति पद के लिए कि उस उम्मीदवार की योग्यता, उसके व्यक्तित्व और उसके कृतित्व और उसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उस पार्टी को चुनाव जिताने में रहे। यानी देखिए वहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवार का तय करना पार्टी के द्वारा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो पार्टी है और दोनों पार्टी जो है सबसे पहला उनका काम ये होता है कि एक योग्य उम्मीदवार, एक पार्टी का चेहरा सेलेक्ट करना और जिसमें उस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त डेलीगेट्स, समस्त सुपर डेलीगेट्स की उसमें सहमति हो। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए तो जो है दौड़ में सभी लोग सम्मिलित होना चाहेंगे और जितने भी वहाँ जो पार्टी में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है इस पद के लिए, इस पद को प्राप्त करना। तो वहाँ पर जो प्राइमरी और कॉकस है वहाँ पर इस बात का निर्णय होता है कि पार्टी का चेहरा कौन होगा। देखिए प्राइमरीज जो है वो प्राइमरीज और जो कॉकस की जो प्रक्रिया है वो फरवरी से लगभग जून तक चलती है। तो जो इलेक्शन ईयर होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो जब प्राइमरीज और जो कॉकस जब प्राइमरीज में इसके जो डेलीगेट्स आते हैं पार्टी के, यानी देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी की अलग प्राइमरीज होगी और रिपब्लिकन पार्टी की अलग प्राइमरीज होगी। ये एक तरह से सम्मेलन होते हैं और ये सम्मेलन हर राज्य में होते हैं। यानी देखिए फरवरी से जून तक हर राज्य में जो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट होता है उसको तय करने के लिए डेलीगेट्स के द्वारा एक सहमति होती है। तो प्राइमरीज में जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है उनके डेलीगेट्स वोट कास्ट करते हैं। वहाँ कुछ लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो पार्टी का उम्मीदवार बनने की इच्छा रखता हो और उसके बाद में वहाँ पर वोट होता है। सारे जो डेलीगेट्स हैं वोट करते हैं और वोट में वो कुछ डेलीगेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी से ये 3 या 4 या ये 5 जो भी है डेलीगेट्स है जो चेहरा बन सकते हैं पार्टी का राष्ट्रपति पद के लिए, उनका चुनाव होता है। उस चुनाव होने के बाद में वो जो, और ये चुनाव हर राज्य में होता है पर्टिकुलर लोगों के लिए जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जिनकी संभावना है। अब उसके बाद में कॉकस में निर्णय होता है। तो जो यहाँ देखिए पहले तो जो पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं वो अपने में से ही कुछ डेलीगेट्स का चुनाव करते हैं, फिर वो डेलीगेट्स जो है उस पार्टी के उस मुख्य चेहरे का चुनाव करते हैं जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। तो और उसके बाद में जब कॉकस में जब डिसीजन होता है तो देखिए वहाँ पर तो सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है। प्राइमरीज में जब उम्मीदवार के पक्ष में जब वोट दिए जाते हैं पार्टी के अन्य डेलीगेट्स के द्वारा तो वहाँ सीक्रेट बैलेट सिस्टम है। उसके बाद जब कॉकस में जब ये निर्णय आता है तो वहाँ पर एक तरह से जो है हम ये देख सकते हैं कि ध्वनि मत से या एक इनफॉर्मल मीटिंग्स होती है और वहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार देखिए प्राइमरीज और कन्वेंशंस जिनका टाइम जैसे हमने अभी जिक्र किया था उसके माध्यम से जो है हमारे सामने जो है पार्टी के उम्मीदवार सामने आते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार होगा और जो जिसके लिए अमेरिका का चुनाव होगा और जो देश को नेतृत्व देगा। इस प्रकार देखिए वहाँ पर जो प्राइमरीज और कॉकस है वहाँ पर हमारे सामने उम्मीदवार के रूप में रिज़ल्ट आता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं नेशनल कन्वेंशंस की, देखिए प्राइमरीज और जो नेशनल कन्वेंशंस का जो समय है वो फरवरी से शुरू हो रहा है, जून तक चल रहा है। नेशनल कन्वेंशन में जो है जो उसके जो राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वहाँ पर वास्तव में जो पॉलिटिकल पार्टी जिस चेहरे को उम्मीदवार के रूप में रखना चाहते हैं वो उभर कर सामने आता है। वहाँ पर कैंपेनिंग्स होती है, वहाँ डिबेट्स होती है, वहाँ चर्चाएं होती है ना, और वहाँ पर एक्चुअल स्थिति में जिसको चुनाव लड़ना है वो चेहरा सामने आता है। तो देखिए प्राइमरीज, कॉकस और जो नेशनल कन्वेंशंस है वो केवल अभी पार्टी लेवल पर ही कार्य चल रहा है। यानी ये सारी प्रक्रिया रिपब्लिकन पार्टी में भी हो रही है और ये सारी प्रक्रिया जो है डेमोक्रेट में भी हो रही है।
और अमेरिका के सारे 50 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है एक साथ, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में ये कितना एक इसको हम ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि वहाँ जो उम्मीदवार तय हो रहा है वहाँ पर पहले से ही डिबेट चल रही है, पहले से ही कैंपेनिंग चल रही है, पहले से ही जो है लोगों के द्वारा वोट के माध्यम से या आपसी सहमति के माध्यम से किसी चेहरे को सामने लाया जा रहा है जिसमें अमेरिका के मतदाता अपना विश्वास करते हैं। तो ये पार्टी के लेवल पर यहाँ तक कार्य होता है। जब पार्टी तय कर देती है कि हमारा उम्मीदवार ये है, मान लीजिए रिपब्लिकन ने कर दिया और डेमोक्रेट ने कर लिया, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर नेशनल कन्वेंशंस के माध्यम से समाप्त हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के दो चेहरे सामने आते हैं तो वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाता है, वहाँ डिबेट शुरू हो जाती है। पार्टी के दोनों उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच में जाते हैं, जगह जगह वो दौरा करते हैं, चुनावी रैलियाँ करते हैं, अपनी जो पॉलिसीज़ है, जो एजेंडा है, जो अगले 4 साल में वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो उस एजेंडे पर उन टारगेट्स पर जो है जनता के बीच में जाकर वो उनसे विमर्श करते हैं, उनसे बहस करते हैं और उसके ऊपर उनका फिर ओपिनियंस भी आता है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है मतदाता और जो उम्मीदवार है उनके बीच में जो डिस्कशन है वो एक हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का ये एक रिच पॉलिटिकल कल्चर है, वहाँ का बहुत अच्छा एक सिंबल है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो है सुपर ट्यूसडे यानी नवंबर का जो दूसरा मंगलवार होता है तो वहाँ पर जो है इलेक्शन होता है। तो देखिए प्राइमरीज, कॉकस और नेशनल कन्वेंशंस के बाद में हम तीसरी स्टेज पर आते हैं जहाँ आम चुनाव होता है। और आम चुनाव में जो है मतदाता जो है वो वोट कास्ट करता है। अब यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे हमने शुरू में चर्चा करी थी कि अमेरिका का मतदाता जो है वो सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति को वोट नहीं करता है। अमेरिका का मतदाता एक इलेक्टर को इलेक्ट करता है और वो जो इलेक्टर है वो इलेक्ट्रल कॉलेज का पार्ट होता है, यानी वहाँ मतदाता वोट कास्ट करेंगे इलेक्ट्रल कॉलेज को। और जब इलेक्ट्रल कॉलेज चुना जाएगा तो इलेक्ट्रल कॉलेज जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। तो देखिए आम चुनाव में जो मतदाता है वो इलेक्ट्रल कॉलेज के सदस्य का चुनाव करते हैं, यानी हर राज्य में इलेक्ट्रल कॉलेज के सदस्य तय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पेंसिल्वेनिया स्टेट है और वहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल कि वहाँ 50 उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पर 50 डेमोक्रेट इलेक्ट्रल कॉलेज के सदस्य होंगे और 50 डेमोक्रेट इलेक्ट्रल कॉलेज के सदस्य होंगे। और वहाँ का जो मतदाता है उस राज्य का उनको वोट देगा। और यहाँ देखिए कि वो जो मतदाता है वो राष्ट्रपति को वोट नहीं दे रहा है, वो इलेक्ट्रल कॉलेज के किसी सदस्य को वोट नहीं दे रहा है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी में सूची प्रणाली के आधार पर वोट दे रहा है। यानी जब वो वोट कास्ट करता है तो वो दिमाग में इस चीज़ को रखता है कि मैं जब वोट दे रहा हूँ तो सारी की सारी जो है या तो रिपब्लिकन की ये लिस्ट चुनी जाएगी या डेमोक्रेट की ये लिस्ट चुनी जाएगी। यानी देखिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि अगर किसी स्टेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, यानी मतदाता पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहा है, सूची प्रणाली वहाँ पर लिस्ट सिस्टम वहाँ पर अप्लाई है, तो वहाँ जब रिज़ल्ट आता है तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% +1 वोट की स्थिति आती है तो सारे के सारे इलेक्टर्स जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के चुने जाएंगे। यानी पूरे के पूरे अगर 50 उम्मीदवार रिपब्लिकन ने वहाँ पर खड़े किए हैं, 50 अगर डेमोक्रेट ने खड़े किए हैं और अगर रिपब्लिकन को 50% +1 वोट प्राप्त होता है तो वहाँ सारे के सारे जो है रिपब्लिकन के इलेक्टर्स चुने जाएंगे। तो देखिए ये वहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। और शायद इसी कारण कई बार ये स्थिति आती है कि जो पॉपुलर जो वोट है वो कई बार ज़्यादा होते हुए भी जो है इलेक्ट्रल वोट के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार देखिए वहाँ पर जो मतदाता है वो दो वोट देता है, एक राष्ट्रपति के लिए और एक उपराष्ट्रपति के लिए। हाँ, यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि जब जनरल इलेक्शन से पहले जब कन्वेंशंस, नेशनल कन्वेंशंस होते हैं तो वहाँ पर हर पार्टी 2 उम्मीदवार, एक राष्ट्रपति के रूप में और एक उसका रनिंग मेट जो होता है उपराष्ट्रपति के रूप में, तो हर पॉलिटिकल पार्टी 2 उम्मीदवार वहाँ पर चुनाव में लाती है।
और जो मतदाता है वो दोनों उम्मीदवार को वोट कास्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक साथ होता है। अब इसके बाद देखिए वहाँ इलेक्शन हो जाता है, जनरल इलेक्शन हो जाता है। जनरल इलेक्शन में जो है मतदाता जो है, पॉपुलर वोट जो है वो इलेक्ट्रल कॉलेज को चुनता है। इलेक्ट्रल कॉलेज जो है पूरे, जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो पूरे 50 राज्यों के इलेक्ट्रल कॉलेज में कुल मिलाकर 538 सदस्य होते हैं। यानी देखिए कि हर राज्य का जो इलेक्ट्रल कॉलेज है वो तय होता है और वो उसकी जनसंख्या के आधार पर तय होता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ के जो नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स है वो ज़्यादा होते हैं, जिस राज्य के कम है तो नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स कम होते हैं। तो ये इलेक्टर्स की संख्या जो 538 है, यानी अमेरिका का मतदाता इन 538 लोगों का चुनाव करता है। वो 538 बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे ही आम चुनाव होते हैं सुपर ट्यूसडे ऑफ नवंबर को, उसके बाद जो है सुपर वेडनेसडे ऑफ दिसंबर आता है कि जो दिसंबर का जो बुधवार है, पहला बुधवार है, वहाँ जो है वो जो इलेक्टर्स है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो देखिए वहाँ पर जो इलेक्टर्स है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं और जिसको भी, जो दोनों पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिसको भी 538 में से 270 वोट मिल जाते हैं तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि 538 ही सदस्य क्यों हैं, पूरे उसके इसका आधार क्या है। तो वहाँ पर 435 सदस्य तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं, अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो वहाँ की व्यवस्थापिका है। तो 535 तो उसके सदस्य हो गए, 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हो गए और 100 सीनेट के सदस्य हो गए और 3 जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से है। तो इस प्रकार 538 का वहाँ पर फिगर है। 538 इलेक्टर्स वहाँ होते हैं जिनका आधार जनसंख्या होती है और हर राज्य से वो बटे हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही इलेक्टर्स का रिजल्ट आता है तो इलेक्टर्स का रिजल्ट आते ही हमें पता लग जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनने वाला है, क्योंकि वो जो इलेक्टर होता है वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का होता है और जिस पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे वो निर्वाचित होकर आ रहा है, डेफिनेट वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। तो एक्चुअल में वहाँ पर जो है 3 दिसंबर को ही हमें अमेरिकन राष्ट्रपति के बारे में पता लग जाता है और उसके बाद जो है 20 जनवरी को अमेरिका का राष्ट्रपति जो है शपथ लेता है। देखिए इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में प्राइमरीज, कोकस और नेशनल कन्वेंशंस और जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, और उसके बाद में इलेक्ट्रल कॉलेज द्वारा अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव और उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करना। तो देखिए पूरा एक इलेक्शन ईयर होता है और ये इलेक्शन ईयर हर चौथे साल आता है और ये आज इस 2020 भी जो है अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव का चुनावी वर्ष है, इलेक्शन ईयर है। तो इस प्रकार हम अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने चर्चा की है कि वहाँ पर पॉपुलर वोट और इलेक्ट्रल वोट होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो क्यूरियोसिटी का जो विषय है हमारे सामने ये है कि वहाँ अगर प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो 5 बार ऐसी स्थितियाँ आई कि अगर उस समय प्रत्यक्ष चुनाव होता तो राष्ट्रपति हारने वाला होता। देखिए इसका एक उदाहरण मैं ये लेता हूँ कि मान लीजिए अमेरिका के 3 राज्य और 3 राज्य मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव उन 3 राज्यों में होगा और 3 राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तीनों राज्य की जनसंख्या मान लीजिए 10-10 हज़ार है, तो कुल 30,000 मतदाता है, तीनों में 10-10 हज़ार मतदाता है और तीनों से जो है 10-10 इलेक्ट्रल कॉलेज के सदस्य चुने जाएंगे। यानी तीनों राज्यों में 10 रिपब्लिकन अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे और 10 ही डेमोक्रेट खड़ा करेंगे। तो देखिए चुनना 10 को ही है, दोनों पार्टी आमने सामने है, वोटर वहाँ 10,000 है। तो मान लीजिए एक राज्य में रिपब्लिकन को 5,000 + 1 वोट मिलता है, दूसरे राज्य में रिपब्लिकन को 5,000 + 1 वोट मिलता है और तीसरे राज्य में रिपब्लिकन को 9,000 वोट मिलते हैं, रिपब्लिकन को 4,000 वोट मिलते हैं।
तो देखिए, एक राज्य में 5001 वोट, दूसरे राज्य में 5001 वोट और तीसरे राज्य में रिपब्लिकन को मान लीजिए 1000 वोट मिलते हैं। तो देखिए, 2 राज्यों में रिपब्लिकन जीत रही है और एक राज्य में रिपब्लिकन को केवल 1000 वोट है। तो देखिए, 5001 वोट प्लस 5001 वोट और प्लस 1000 वोट, तो देखिए 5, 5, 10 और 1000 11,000 और 1-2 वोट जो है रिपब्लिकन पार्टी को मिल रही है। लेकिन क्योंकि वहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रल कॉलेज के सदस्य चुने जाते हैं, तो इलेक्ट्रल कॉलेज के जो सदस्य हैं ना, उसमें तो रिपब्लिकन पार्टी के पास 20 उम्मीदवार आ गए, दोनों राज्यों से 10-10 उम्मीदवार आ गए, है ना। तो देखिए, पॉपुलर वोट जो है, वास्तव में मतदाता ने जिन्होंने वोट दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति के रिपब्लिकन उम्मीदवार को, वो तो देखिए कि 11,002 मतदाता हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डेमोक्रेट पार्टी को एक राज्य में 4000 और कुछ वोट मिल रहे हैं, दूसरे राज्य में 4000 और कुछ वोट मिल रहे हैं, लेकिन तीसरे राज्य में उसको 9000 वोटों से वो आगे रहा। तो देखिए 4, 8 और जो 9000 जो है, ये टोटल 17,000 पॉपुलर वोट हो गए डेमोक्रेट उम्मीदवार के लिए। तो देखिए, डेमोक्रेट उम्मीदवार को जो पॉपुलर वोट है, जो प्रत्यक्ष वोट जो मिल रहे हैं, वो लगभग 17,000 है, और उधर जो रिपब्लिकन पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको जो है 11,000 और कुछ वोट मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका में ये जो इलेक्ट्रल कॉलेज की जो भूमिका है, अप्रत्यक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसका जो है आज तक 5 बार ऐसे मिसयूज या इसमें ऐसी 5 बार ऐसी कमियां आई है कि जब पॉपुलर वोट ज़्यादा होते हुए भी जो है इलेक्ट्रल वोट के आधार पर क्योंकि चुनाव होता है तो वो राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी जनता जिसको पसंद नहीं करती है वो भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है इस कमी के कारण। तो देखिए, यहाँ पर यह है कि ऐसा सिस्टम क्यों रखा गया अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में। महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि इलेक्ट्रल कॉलेज जो है एक बेटर डिसीजन ले सकता है। इलेक्ट्रल कॉलेज जब चुना जाता है तो उसके बाद में कई गलत प्रत्याशी या कोई गलत व्यक्ति सामने नहीं आ जाए, क्योंकि देखिए, जब जनता डायरेक्ट बहुत वोट करती है मतदाता, तो हो सकता है कि भावावेश में या एक भावनात्मक लहर में जो है कोई गलत व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। तो वहाँ पर उस चीज़ को रोकने के लिए अमेरिका में ये इलेक्ट्रल सिस्टम अप्लाई किया गया है। अब देखिए, हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की इस प्रक्रिया की बुराई भी होती है कि वहाँ पर जो है जिसको कम मत प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रपति चुना जाता है। इसके बाद जब इलेक्ट्रल कॉलेज को चुन लिया जाता है, इलेक्ट्रल कॉलेज जब राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो वहाँ पर उनकी स्वतंत्रता नहीं होती है। जिस पार्टी से वो बंधे हुए होते हैं उसी पार्टी के उम्मीदवार को राष्ट्रपति उनकी बनाना, उनके पक्ष में वोट देना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है, जैसे भारत, तो भारत में तो जो राष्ट्रपति या जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव करते हैं वो व्यवस्थापिका का पार्ट बन जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रल कॉलेज जो होता है वो फालतू हो जाता है। इलेक्ट्रल कॉलेज का कोई काम नहीं होता है। इलेक्ट्रल कॉलेज का काम सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके बाद में वो पॉलिटिकल रेस्ट की स्थिति में चले जाते हैं। तो इतने लोग जो चुने जाते हैं 538 पूरे अमेरिका में से, वो 538 जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव करते ही वो निरर्थक हो जाते हैं, उनकी कोई महत्ता नहीं रहती है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो व्यवस्थापिका का एक पार्ट होता है। तो यह भी उसकी एक आलोचना होती है। इसके अलावा यह है कि जो छोटे राज्य हैं उनकी उपेक्षा होती है। कई बार जहाँ इलेक्ट्रल कॉलेज के मेंबर ज़्यादा होते हैं तो अमेरिका के जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका फोकस वहाँ पर होता है, तो ये भी इसके इलेक्शन में कमी है। तो इस प्रकार हम अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की महत्ता, इसकी प्रक्रिया और इसकी कमियों को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए किसी भी सदस्य को बहुमत नहीं मिलता है, इलेक्ट्रल कॉलेज जब इलेक्शन करती है, मान लीजिए वहाँ पर किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिनिधि सभा करती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करती है। देखिए, ऐसी स्थिति में सीनेट जो है, पहले जो 2 या 3 उम्मीदवार हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, उन 2 या 3 उम्मीदवारों को, वैसे पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है तो 2 ही उम्मीदवार होंगे, उन दोनों उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो प्रतिनिधि सभा में भेजेंगे कि भाई इन दो के बीच में टाई है ना, निर्णय नहीं हो पाया है, तो प्रतिनिधि सभा वहाँ पर वोट देगी और प्रतिनिधि सभा वहाँ पर एक राज्य का एक वोट दिया जाएगा। यानी मेंबर तो प्रतिनिधि सभा के 435 है, लेकिन वहाँ पर जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात होगी तो वहाँ प्रतिनिधि सभा
के में जो है हर राज्य का एक वोट होगा। तो क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो वहाँ पर अगर कोई भी 26 वोट किसी भी लीडर को मिल जाते हैं तो वहाँ पर उसको राष्ट्रपति मान लिया जाता है। इस प्रकार हम अमेरिका के इस राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। वास्तव में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमापूर्ण है, महत्वपूर्ण है, पूरा विश्व उसकी तरफ देखता है और यही कारण है कि अभी जो ये इलेक्शन ईयर चल रहा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक महत्व है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ सेम प्रक्रिया जो है उसका जो रनिंग मेट होता है, उसका जो नेक्स्ट होता है उपराष्ट्रपति, उसका भी चुनाव होता है। इस प्रकार हम अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद।